टीम इंडिया अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां पर इंडिया की टीम को 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और ये 2 टेस्ट मैचेस WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। श्रीलंका में जिस तरह की कंडीशंस होती हैं, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी टीमों के लिए श्रीलंका में जाके मैचेस जीतना आसान नहीं रहा। और इंडिया की टीम तो वैसे ही घर पे स्ट्रगल कर रही है। साउथ अफ्रीका की टीम आपको हरा के चली गई, न्यूजीलैंड आपको हरा के चली गई। मतलब इंडियन टीम की स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जो कमजोरी है वो घर पर भी एक्सपोज होती रही है। और अब श्रीलंका की तैयारी के लिए इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है, जो वहां पर जाकर के पहले मैचेस खेलेगा और इसमें से कुछ खिलाड़ी आपको मेन टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो जो स्क्वाड BCCI ने अनाउंस किया है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ध्रुव जोरेल को कैप्टन बनाया गया है, साथ में एक विकेट कीपर भी इस टीम के वो रहने वाले हैं। और अगर आप देखो इस वक्त पर जो फ्यूचर लीडर के रूप में फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर अगर कोई देखे जा रहे हैं तो ध्रुव जोरेल को रेड बॉल क्रिकेट में पहले भी इंडिया ए की कप्तानी करने का मौका मिला है। दिलीप ट्रॉफी में भी वो सेंट्रल जोन की कप्तानी कर रहे थे। और इसके अलावा अगर व्हाइट बॉल में देखो तो तिलक वर्मा को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। तो एक तरह से देखिए 2 फॉर्मेट के हिसाब से 2 प्लेयर्स को तैयार किया जा रहा है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगले प्लेयर जो है वो साई सुदर्शन है। साई सुदर्शन तो करंटली अभी इंडियन टीम का हिस्सा भी हैं, 50 भी बनाई उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में, लेकिन अभी भी उनको अपनी जगह जो है वो पक्की करनी है। टेक्निक उनकी दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप देखो जिस तरह से वो इंग्लैंड में स्ट्रगल कर रहे थे, जो प्लान बना के बेन स्टोक्स ने उनको आउट किया था, तो वहां पर जो थोड़ी बहुत उनकी टेक्निक में खामियां थी वो एक्सपोज जरूर हुई थी। स्पिन बॉलिंग के खिलाफ उनका गेम जो है वो बेटर है, लेकिन घर पर जो उनको मौके मिले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, वहां पर भी वो इंप्रेस नहीं कर पाए थे। तो क्वेश्चन है उनके सामने, और कंटिन्यूएशन जो है वो आप देख रहे हैं उनके सिलेक्शन में। गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि अभी तक उनको फेयर रन नहीं मिला है, तो अब ये फेयर रन उनको दिया जा रहा है। इंडिया ए में भी दोबारा से सेलेक्ट किया जा रहा है, और इंडिया ए शायद क्वेश्चनेबल नहीं है। इंडिया ए तो डेफिनेटली वो खेल सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहती है इंडियन टीम के लिए, तो फिर क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट यहां पर आई थिंक उनका सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाइड है। उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल मेन टीम में खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, बेंच पर ही बैठे हुए हैं। और क्या यहां पर भी उनको खेलने का मौका मिल पाएगा? यहां पर तो मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह का सिलेक्शन है, जिस तरह के प्लेयर्स हैं आपके पास, ओपनिंग की चॉइस देखिए, नंबर 3 देखिए, नंबर 4 देखिए, तो उसमें देवदत्त पाडिक्कल कंपीट करते हुए नजर आएंगे। बट मुझे लगता है कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उनसे वो आगे रहने वाले हैं। रीजन इज कि वो मेन इंडिया की टीम में भी हैं, और इस वक्त उनकी जैसी फॉर्म चल रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में, कोई भी फॉर्मेट हो, कहीं भी खेल रहे हो, IPL हो, रेड बॉल क्रिकेट हो, 50 ओवर क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, उन्होंने इस बार हर जगह रन बनाए हैं। और रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर तो आप उनको हमेशा जो है वो आगे रखेंगे, लेकिन उनकी जो टेक्निकल डिफिशेंसीज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, टाइम एंड अगेन जो है वो एक्सपोज होती रही हैं। और एक चीज़ शायद देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस सिलेक्शन में ना मैं कॉन्ट्राडिक्शन भी देखता हूं कि जिस तरह से प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं, कुछ प्लेयर आपने पोटेंशियल पर सेलेक्ट किए हैं, जैसे जिनके पास अच्छी टेक्निक है, अच्छा टेम्परामेंट है, और आपको लगता है कि यार इनके बेसिक्स सारे ठीक हैं और ये आने वाले टाइम में टेस्ट क्रिकेट के तगड़े प्लेयर हो सकते हैं। एक तरफ जो है वो देवदत्त पाडिक्कल की जो टेक्निकल डिफिशेंसीज हैं, जो खामियां हैं, वो आपको दिख रही हैं, फिर भी आप उनको सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो रन्स उन्होंने बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों पैमानों पर आपको सिलेक्शन यहाँ पर इस स्क्वाड में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नंबर 4 पर जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ चौथे प्लेयर है इस स्क्वाड में। ऋतुराज गायकवाड़ का इस बार का डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट में स्पेशली जो है वो अच्छा गया, व्हाइट बॉल क्रिकेट भी ठीक ठाक उन्होंने किया है, और उसके अलावा वो इंडिया की वनडे टीम का भी हिस्सा रहे। लोग उनको जो है वो IPL से जोड़ के देख रहे हैं कि उनका IPL खराब गया, दैट इज़ बाय ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि वो होता यही है कि आपको IPL की परफॉर्मेंसेज याद रहती हैं, बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो उन्होंने पूरे साल खेली, आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, और तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अच्छा किया था, दैट इज़ वाई ही इज़ देयर। और इससे पहले वाली सीरीज में भी वो थे, और उनको टेस्ट क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी जो मिलनी है उसका वेट तो वो कर ही रहे हैं। उसके बाद हर्ष दुबे, अब हर्ष दुबे यहाँ पर हैं, मानव सुथार नहीं है। मानव सुथार उधर टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इसमें इंडियन टीम के वो प्लेयर हैं जो अभी नए नए इंडिया की टीम में आए हैं, उन सबको आप श्रीलंका भेज रहे हैं। मानव सुथार को आपने डेब्यू कराया, और तो मानव सुथार को भी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन मानव सुथार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हर्ष दुबे हैं। हर्ष दुबे अफगानिस्तान वाला टेस्ट मैच भी नहीं खेल रहे हैं। और क्या हर्ष दुबे जो है वो मानव सुथार से पैकिंग ऑर्डर में आगे हैं, लेकिन फिर मानव सुथार को पहले डेब्यू क्यों करा दिया गया? तो ये क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी जो है वो कम दिख रही है सेलेक्टर्स की तरफ से कि हर्ष दुबे और मानव सुथार में कौन से स्पिनर को प्रेफर किया जा सकता है। कि टीम मैनेजमेंट जो है वो मानव सुथार को
प्रेफर कर रही है क्योंकि स्क्वाड में दोनों को शामिल किया गया था, टीम मैनेजमेंट ने मानव सुतार को डेब्यू करा दिया, लेकिन सेलेक्टर्स जो है वो हर्ष दुबे को प्रेफर कर रहे हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद सारांश जैन ने दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। दिलीप ट्रॉफी के वो मैन ऑफ द सीरीज भी थे एक तरह से, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की थी और विकेट्स निकाले थे, और उसके अलावा रणजी ट्रॉफी का सीजन भी उनका शानदार गया। तो ऑफ स्पिनर आपको वैसे ही इंडियन क्रिकेट में कम दिखते हैं, और हालांकि बहुत लंबा नहीं खेल पाएंगे इंडिया के लिए अगर उनको मौका मिलता भी है, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको रिवॉर्ड करने की, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवॉर्ड करने की बात होती है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सिलेक्शन है। सारांश जैन को शामिल किया गया है। फिर गुरनूर ब्रार इंडिया की टीम में ऑलरेडी हैं अफगानिस्तान टेस्ट मैच के लिए, तो उनको तो लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पर आप इंडिया ए में फीचर होते हुए देख ही रहे हैं, फिर इंडियन टीम में भी आ गए हैं, तो वो एक तरह का कंटिन्यूएशन है कि आप उनको रखेंगे ही रखेंगे। फिर आकिब नबी फाइनली इंडिया ए की टीम में आ गए हैं, वो उनको इंडियन स्क्वाड में शामिल करने की बात भी हो रही थी कि मोहम्मद सिराज की कुछ इंजरी थी जिसकी वजह से वो रूल आउट हो सकते हैं और उनकी जगह पर आकिब नबी को शामिल किया जाना था, लेकिन फिर सिराज ये वाला टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आकिब नबी अब कम से कम आपको इंडिया ए के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं श्रीलंका में जो सीरीज होने वाली है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बेस्ट टाइम है, आप आकिब नबी को इंडिया की टेस्ट टीम में डालिए। आपको जरूरत भी है एक ऐसे गेंदबाज की जो आपको थोड़ा सा नई बॉल का कंट्रोल भी दे, और बात सिर्फ नई बॉल की नहीं है, उन्होंने अपने आप को प्रूव ये किया है कि वो सिर्फ नई बॉल के बॉलर नहीं है, उन्होंने पुरानी गेंद से भी विकेट निकाल के दिखाए रणजी ट्रॉफी में, और जितने विकेट उन्होंने ले लिए, आप रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लगातार 2 सीजन इतनी अच्छी गेंदबाजी किसी गेंदबाज ने नहीं की यार। 60 विकेट इस सीजन है, 44 विकेट पिछले सीजन थे, बीच में दिलीप ट्रॉफी हुई, वहां पर 4 बॉल में 4 विकेट उन्होंने लिए थे। उसके अलावा मतलब मौका ही नहीं मिला ना उनको दिलीप ट्रॉफी में, और मैचेस मिलते तो और विकेट निकालते, वहां पर शुरू में उनको गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिला, ज़्यादा मौके मिलते तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस और हो सकती थी। मतलब जितना खेले हैं, अगर आप 50 ओवर को भी कंसीडर कर लें, आईपीएल जरूर एक ऐसा रहा कि जहां पर आप कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन T20 का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है और आप उनको यहां पर रेड बॉल बॉलर के रूप में देख रहे हैं। तो ये मिक्सअप भी मत करिए कि T20 में किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है तो आप उसको टेस्ट मैचेस में डाल दीजिए, और T20 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आप उसको टेस्ट क्रिकेट भी मत खिलाइए, क्योंकि उसकी यूएसबी जो है वो टेस्ट क्रिकेट की है, तो मतलब आप उसको टेस्ट क्रिकेट जरूर खिलाइए। उसके अलावा अंशुल कंबोज की वापसी तो नहीं, पिछली ए सीरीज में भी थे और यहाँ पर भी वो कंटिन्यूएशन है, शायद इंडियन टीम में भी उनको वापस लेके आया जा सकता है। एक गेंदबाज तो आपको चाहिए उस तरह का जो आपकी नई गेंद अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि क्या हुआ है ना, यहाँ पर काफ़ी मिक्सअप सा कर दिया है थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में भी। कंडीशंस जो आपने देखी, जैसे इवन इंग्लैंड में भी थी, इस बार जब इंडिया की टीम इंग्लैंड गई तो बॉल उतना स्विंग नहीं हुआ, उतना हरकत नहीं किया, तो आपके पास जो सीम अप डिलीवरी डालने वाले गेंदबाज थे या जो थोड़ा आगे करते हैं गेंद को, उनकी जरूरत आपको ज़्यादा पड़ी नहीं। जिस तरह के विकेट थे आपको वहाँ पर हिट द डेक गेंदबाजों की जरूरत थी। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं आपको वैसे ही हिट द डेक गेंदबाज चाहिए, आप साउथ अफ्रीका जाते हैं आपको वैसे ही चाहिए, इवन आप न्यूजीलैंड भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्विंग गेंदबाजों की जरूरत पड़ेगी। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आकिब नबी, अंशुल कंबोज, इस तरह के गेंदबाज जो है वो आप जरूर रखिए। और अब न्यूजीलैंड में भी थोड़ा स्टोरी बदल गई है। होता क्या है कि वहाँ पर अब घास जो है वो विकेट पर कम रहती है, तो शुरू में तो बॉल स्विंग होती है, लेकिन जब बॉल स्विंग होना बंद कर देती है तो फिर वहाँ पर भी आपको जो है वो हिट द डेक गेंदबाज चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अच्छा नई गेंद करने वाले गेंदबाज नहीं होने चाहिए। नई गेंद करने वाले गेंदबाज आपके लिए क्या करते हैं कि आपको शुरू में विकेट निकाल के दे देंगे, जिससे होता क्या है कि सामने वाली टीम पर एक प्रेशर आता है। अगर नो लॉस पर जाए सामने वाली टीम, और जब आपके जो हिट द डेक गेंदबाज हैं, जो आप कहते हैं कि जो आपके लिए विकेट निकाल सकते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेटिव हैं, उनको आप लेके आ सकते हैं। बट जब बैट्समैन सेट होता है तो स्टोरी डिफरेंट होती है, और नई गेंद पर अगर विकेट निकलता है, जल्दी किसी टीम के 2-3 विकेट निकलते हैं, तो वो जो प्रेशर बनता है ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप 3 या 4 गेंदबाज खिला रहे हैं, 4 के चारों आपके हिट द डेक नहीं हो सकते, आपके पास 1-2 स्विंग बॉलर भी होने चाहिए, 2-3 आपके हिट द डेक गेंदबाज हो, तो ये बैलेंस अच्छा बनता है कि आप हर कंडीशंस को, हर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपने फेवर में उसको टर्न कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप जो हिट द डेक गेंदबाज लाने की थ्योरी इंडियन क्रिकेट में चला रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है या जिस तरह से विकेट्स चेंज हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उस हिसाब से आपको वही ज़्यादा चाहिए। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई है, अभी भी आपको स्विंग बॉलर की जो नई गेंद थोड़ा आगे कर सके, स्किल दिखा सके, उनकी जरूरत है। देन फिर विकेट कीपर बैट्समैन सेकंड एन जगदीशन पहले भी थे,
अब बात यह है कि एन जगदीशन इंडिया की टीम में तो शायद नहीं खेल पाएंगे जिस तरह का अभी पैकिंग ऑर्डर दिख रहा है, बट ए टीम में फिर बार बार खिलाने का पर्पस क्लियर नहीं होता। उसकी जगह पर आप अगर किसी यंग विकेट कीपर को लेके जाते तो उसको अच्छा एक्सपोजर मिल जाता। श्रीलंका दौरे पर जाता, भले ही उसको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन एक एक्सपोजर की बात है कि आप यंग प्लेयर को दें, ना कि जो है वो कोई सीनियर प्लेयर जो बहुत टाइम से डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा है और शायद आप स्कोप भी नहीं देख रहे कि वो जल्दी इंडिया के लिए खेल सकता है। उसके बाद अमन मोखाडे को शामिल किया गया है। इस बार रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 760 रन बनाए, विजय हजारे ट्रॉफी के लीडिंग रन स्कोरर और वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। 16 मैचेस के अंदर 1000 रन बना के उन्होंने दिखा दिए। तो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, फिर T20 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, तो फास्ट ट्रैक किया गया उनको। हमने डिस्कस भी किया था जब वो विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान बैटिंग कर रहे थे कि उनके जैसे प्लेयर को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, और ही इज़ वन ऑफ दोज रेयर प्लेयर्स जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हो सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की डोमेस्टिक सीजन में, पूरा आप देखिए अभी विदर्भा प्रो T20 लीग भी चल रही है और वहाँ पर भी एक डिफरेंट रोल में इस बार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आई विल से कि वो इस तरह के प्लेयर हैं जिनके पास अच्छा डिफेंस है, अच्छी टेक्निक है, साथ में शॉट्स मेकिंग भी अच्छी है। बिकॉज आप देखिए कई बार प्लेयर्स के साथ होता है, कुछ प्लेयर आपको दिखेंगे कि T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं बट वो रेड बॉल क्रिकेट में या लंबी क्रिकेट में स्ट्रगल करेंगे। कुछ प्लेयर आपको दिखेंगे कि रेड बॉल क्रिकेट में अच्छे हैं बट T20 में शायद उनके पास उतने शॉट्स नहीं हैं। और ये शायद आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा स्वीट पॉइंट है कि आपको इनकी बल्लेबाजी में वो T20 के शॉट्स भी दिखेंगे, साथ में अच्छी टेस्ट क्रिकेट की टेक्निक और टेम्परामेंट भी दिखेगा, जिसकी वजह से इन्होंने इस बार रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। उसके बाद जो है जो सिलेक्शंस हैं पोटेंशियल के बेसिस पर हैं। जैसे शेख रशीद आप देखिए 627 रन उन्होंने इस सीजन किए। अभी तक अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से लेके अगर आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत कन्विंसिंग नहीं रही है, लेकिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उनको जब देखा था अंडर 19 वर्ल्ड कप की टेक्निक उनके पास अच्छी है। रणजी ट्रॉफी में जितना देखा है उनके पास टेक्निक अच्छी है, बट शायद परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब पैरामीटर्स हैं जिन पर उनको इम्प्रूव करना था। लेकिन उससे पहले ही सिलेक्टर्स ने शेख रशीद को जो है वो इस इंडिया ए की टीम में डाल दिया है। तो ये सिलेक्शन क्वेश्चन हो सकता है कि एक तरफ आप परफॉर्मेंसेस लाइक आप यश राठौड़ की परफॉर्मेंस देखिए पिछले 3 सीजन से जिस तरह की रही है। पहले उन्होंने एक सीज़न नॉकआउट जब उनको मौका मिला रणजी ट्रॉफी के, वहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। सेमीफाइनल में उनका 150 था और उसके अलावा एक और सेंचुरी उनके बल्ले से निकली थी। फिर पिछला सीज़न उन्होंने 900 रन बनाए। इस सीज़न उन्होंने 645 रन बनाए सिर्फ 6 मैचेस में। 107 की उनकी एवरेज थी। दिलीप ट्रॉफी में हाईएस्ट रन स्कोरर 193 रन की पारी भी उन्होंने खेली थी। तो यार जितना परफॉर्मेंस एक प्लेयर कर सकता है, और मेन क्या है ना कि टेम्परामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पोटेंशियल और ये सब चीज़ों की, टेक्निक, सब चीज़ों की बात करते हैं, टेम्परामेंट भी टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यश राठौड़ ने अपनी टीम के लिए डिफ़िकल्ट रन्स बनाए हैं इस सीज़न। अगर आप देखें, पिछले सीज़न आप देखें कि जब टीम को ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत वाले रन जो प्लेयर बनाता है वो सबसे क्रूशल रोल प्ले करके जाता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडियन टीम में एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जो स्पिन भी अच्छी खेलता हो, और हीत संबंध जो स्पिन के खिलाफ अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी खेलते हैं, साथ में जो कन्वेंशनल क्रिकेट शॉट्स हैं वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो स्पिन के खिलाफ आप कह सकते हैं कि इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन यश राठौड़ हैं। बावजूद इसके आप श्रीलंका जा रहे हैं, स्पिन के खिलाफ आपकी बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही है। पिछली 2 सीरीज अगर आप देख लीजिए, फिर भी आप यश राठौड़ को सिलेक्ट ना करके किसी और प्लेयर को सिलेक्ट कर लें। मैं नहीं कह रहा कि आपने उनकी जगह पर शेख रशीद को सिलेक्ट कर लिया। फिर जीशान अंसारी, ये भी सिलेक्शन क्वेश्चन होगा कि जीशान अंसारी की परफॉर्मेंसेज रेड बॉल क्रिकेट में क्या हैं। यूपी की टीम में नहीं खेल रहा बंदा, आपके इंडिया ए की टीम में कैसे आ जाता है? कौन सी परफॉर्मेंस है जीशान अंसारी की जिसके दम पर आपने सेलेक्ट कर लिया? हाँ, ये बात जरूर थी कि लेग स्पिनर होना चाहिए इंडियन सेटअप में, और अब टेस्ट क्रिकेट में आप लेग स्पिनर्स कम देखते हैं, बट वो जीशान अंसारी नहीं हो सकते थे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है। जितना उनको मौका नहीं मिला, या जो भी आप दोनों तरह से कह सकते हैं कि उनको मौका नहीं मिला या उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, मतलब साफ है कि आप अगर एक प्लेयर को यूपी की टीम में नहीं रख पा रहे हैं, वो इंडिया ए की टीम में कैसे आ गया? देन फिर आयुष पांडे, अब ये यंगस्टर हैं, इन्होंने सेकेंड लास्ट सीजन बहुत रन बनाए थे। आई थिंक 800 प्लस रन थे इनके सेकेंड लास्ट सीजन। इस सीजन रणजी ट्रॉफी में इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। इनको दिलीप ट्रॉफी में भी शामिल किया गया था और दिलीप ट्रॉफी में भी इनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके आयुष पांडे का सिलेक्शन किया गया। यंगस्टर है, अच्छा इन्होंने जब सेकेंड लास्ट सीजन रन बनाए थे तो अच्छा किया था, लेकिन आप
ये चीज़ जरूर देखेंगे कि यार प्लेयर जो 3-3 साल से अच्छा कर रहे हैं और इतने सारे रन्स बना रहे हैं उनको इग्नोर करके, और टॉप ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन यहाँ पर जो 1-2-3 में बैटिंग करने वाले हैं वही आपको ज़्यादातर नजर आ रहे हैं। तो इंडियन टीम उसी ढर्रे पर दोबारा से कहीं जाने लग गई है कि आपका टॉप है भी, आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर चाहिए नंबर 5 पर, नंबर 6 पर, वो आपके पास है ही नहीं। तो वो एक चीज़ है जो यहाँ पर क्वेश्चन होगी। और आखिरी जो सिलेक्शन है वो यश ठाकुर का भी है। व्हाइट बॉल क्रिकेट इज ओके। अब अगर आप रणजी ट्रॉफी देखें ना विदर्भा के लिए, तो यश ठाकुर फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर्स नहीं रहते हैं। उनसे पहले आप देखिए नचिकेत भूते खेलते हैं, या फिर जो है वो दर्शन नालकंडे खेल रहे होते हैं, या और भी उनके पास जो फास्ट बॉलर हैं, अभी तो प्रफुल्ल हिंगे भी आ गए हैं, तो ये सब खेल रहे होते हैं। लेकिन यश ठाकुर रेड बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में आ रहे हैं, इट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि वहाँ उनकी परफॉर्मेंस भी है। T20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छा किया, वहाँ भी जस्टिफाइड है। बट रेड बॉल क्रिकेट में भी यश ठाकुर आ गए हैं, ये मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है। और जिन फास्ट बॉलर्स ने रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा किया है उनको प्रेफर किया जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है इस स्क्वाड के बारे में कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।